जय हिंद बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला टॉपिक, जिसका नाम है पोलर एंड यूलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा वीडियो नंबर 9 है। और इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें मॉडुलस वगैरह था, इनइक्वालिटी से रिलेटेड था, फिर आर्गुमेंट फाइंड आउट करना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। वहाँ पे 7th और 8th लेक्चर में आपने को बताया गया है कि आर्गुमेंट और मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसी से रिलेटेड चलिए हम लोग बात करते हैं पोलर और यूलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे मान लिया हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। मान लिया z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a+ib। ठीक है, और ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में कहलाता है, z इज इक्वल टू a+ib। इसको हमको क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे। इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, जो भी आएगा √a² + b²। इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, r लिख लेते हैं। मॉड z भी लिख सकते हैं या r लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट z या थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो जो थीटा का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, tan इनवर्स y/x आ जाएगा, tan इनवर्स y/x। तो जब हमको पोलर फॉर्म में लिखना रहता है तो पोलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो हमने यहाँ पे पोलर फॉर्म लिख दिया। तो पोलर फॉर्म होता है, और इसके बाद यूलर्स फॉर्म मान लो हमने लिख दिया, यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, यूलर्स फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कहीं कहीं हो सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ मिले, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाता है। पोलर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लो ये z इज इक्वल टू a+ib है, इसी को हमको क्या करना है, पोलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब थीटा और आर्गुमेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा वो आप लिख सकते हो r, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, ये आपका पोलर फॉर्म है। थीटा जो हमारा आता है वो क्या आता है, ये वाला। अगर ये मान लो थीटा इज इक्वल टू ये y है और ये x है, तो ये थीटा आपका आ जाएगा। तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स y/x आएगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये जो हमारा वैल्यू होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसकी जगह हम लोग e के पावर i थीटा लिखते हैं, e के पावर i थीटा। z इज इक्वल टू r क्या है, z का मॉडुलस है r, e के पावर i थीटा लिखते हैं। या अगर मान लेते हैं थीटा का वैल्यू वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा उस हिसाब से हम इसको वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है आर की बजाय मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो सकता है 4th क्वाड्रेंट में आएगा, तो उस हिसाब से ये वैल्यू चेंज होगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमारा यही है, फार्मूला एक तरह से बोला जाए तो यही है। ये जो हमारा वैल्यू होता है z इज इक्वल r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसी को हम लोग कई जगह सिस थीटा सिर्फ लिखते हैं, सिस थीटा। सिस थीटा मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो कई जगह हो सकता है इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिला r सिस थीटा या r सिस माइनस थीटा। तो मतलब क्या हुआ, सिस थीटा मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना रहता है, मॉड z फाइंड आउट करना रहता है। तो अगर मान लो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो मॉड z का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड z का वैल्यू आ जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर, यानी आपका 3 - 3√2 का होल स्क्वायर 9 × 2 यानी 18 आ जाएगा। ऐसे इसका भी अगर स्क्वायर करोगे तो ये भी 18 आ जाएगा। तो 18 और 18 कितना होता है 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। तो मॉड z आ गया। अब हमको क्या निकालना रहता है, थीटा। थीटा आप देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स। तो tan इनवर्स दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3√2 डिवाइड बाई -3√2। तो 1 डिवाइड बाई -1 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। -1 आएगा तो आप यहाँ से मॉडुलस लगा रहे हो तो ये वैल्यू आपका क्या आएगा, +1 आ जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस tan इनवर्स 1, यानी 3√2 डिवाइड बाई -3√2, दोनों कैंसिल होकर के यहाँ -1 आएगा। उसका मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस क्यों लेते हैं, आपको फार्मूला में बताया गया था, इसलिए मॉडुलस लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 यानी π/4। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 3π/4 ये आ जाएगा थीटा। तो अब हमको क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में अगर आप लिखोगे इसको तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू मॉडुलस क्या है 6 है, 6 cos थीटा यानी cos 3π/4 प्लस
आई साइन 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये वहाँ हमारा वैल्यू आएगा पहले वाले का पोलर फॉर्म में। अगर मान लो आप इसको यूलर्स फॉर्म में लिखना चाहोगे तो यूलर्स फॉर्म में आप कैसे लिखोगे इसको आप बस क्या करना है, ये आ जाएगा 6e⁻⁰ और थीटा का वैल्यू क्या है 3π/4, तो 3π/4 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा z = 6e⁻⁰ 3π/4, ये वैल्यू आ जाएगा। ऐसे अगर मान लो आप सेकेंड को करना चाहते हो, सेकेंड वाला क्वेश्चन है, तो सेकेंड वाले में अगर आप निकालोगे तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 + i लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड z क्या आ जाएगा, सेकेंड वाले में मॉड z क्या आएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, फिर i का कोफिशिएंट 1 यानी 1√2 हो जाएगा। ठीक है, i का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 1 है तो √2 आ जाएगा मॉड z। तो इस हिसाब से अगर आप थीटा वैल्यू निकालोगे तो ये दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं और वह दोनों का कोफिशिएंट इक्वल दिख रहा है, तो tan 1 हो जाएगा यानी π/4 आएगा। तो मतलब अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो मॉड z ये हो गया और फिर cos π/4 प्लस i sin π/4। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हो कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि हमारा वैल्यू सही है कि नहीं है, तो आप cos थीटा का वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू रखोगे तो ये इसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म को ही तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें वही वाला वैल्यू आएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन में आप देखिए, थर्ड वाले में तो मॉडुलस आपका वही आएगा, इसमें मॉड z क्या आएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर √2 आएगा, यहाँ भी √2 ही आएगा। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है थीटा के लिए, -π प्लस tan इनवर्स और -1 का -1/-1 लिख सकते हो ऐसे का मॉड, तो -1 कैंसिल होके 1 बन जाएगा, मतलब क्या आएगा -π प्लस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -π प्लस π/4 हो जाएगा, माने -3π/4 आपका आंसर आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू लिखोगे वो z क्या आएगा, z = मॉड √2 हो गया, मॉड z √2 आया और इसका वैल्यू cos ऑफ -3π/4 प्लस i साइन ऑफ -3π/4। ठीक है, तो अब यहाँ से आप अगर लिखोगे तो ये √2 हो गया, cos ऑफ -थीटा, cos थीटा होता है 3π/4 और साइन ऑफ -थीटा क्या होता है -sin थीटा, तो -i sin 3π/4 हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, ये z का वैल्यू, तो ये z √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4 आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर आप इसी को यूलर्स फॉर्म में लिखना चाहोगे तो z = क्या आ जाएगा √2 e⁻³ 3π/4 -3π/4 i थीटा होता है ना, तो यह थीटा i कर दिया तो -3π/4 × i, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसी फोर्स भी बन जाएगा, फोर्स वाले में थीटा क्या आएगा -π/4 आ जाएगा, तो बस इसमें पुट कर देना है। अगले वाले में आते हैं हम लोग, बेसिकली फिफ्थ वाला क्वेश्चन को देखते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो आपका लिखा हुआ 1 + i/1 - i लिखा हुआ है और यहाँ 200 है, यहाँ भी 200 है। ठीक है, तो एक्चुअली हमको बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि मॉड z क्या आएगा। मॉड z कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज आपको पता है कि मॉड z कैसे निकालते हैं। मॉड z से मान लो अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो इसका अलग अलग मॉडल्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमने आपको उधर भी बताया था कि अगर मान लेते हैं आर्गूमेंट निकालना है या मॉडल्स निकालना है, तो पहले हम लोग आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर मान लो हमको ये z है, इस z का मॉडल्स निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 + i का मॉड निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके पावर 200 करना है, और सेम यहाँ भी ये 200 है, 1 - i के पावर जो भी इसका मॉड आएगा उसका 200 करना है। ठीक है, तो मॉड निकाल लोगे तो क्या आएगा, 1 + i का मॉडल्स निकालोगे तो √2 के पावर 200 आएगा
और नीचे में भी निकालोगे तो वही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका तो वैल्यू मॉड जेड का वैल्यू तो 1 हो गया। अब थीटा यानी आर्गुमेंट जेड फाइंड आउट करना है। तो आर्गुमेंट जेड अगर आप निकालोगे तो क्या होता है, न्यूमरेटर का आर्गुमेंट यानी आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर 200 माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर 200। दोनों में 200 क्या होता है, जब यहाँ पे पावर रहता है तो वो आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है इधर में, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने दोनों का एक साथ बाहर निकाल लिया ये। अब ऐसे केस में 1 प्लस आई का आर्गुमेंट आपको अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था पिछले वाला क्वेश्चन जो π/4 आया था, तो यहाँ तो आ जाएगा π/4 आ जाएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan इनवर्स 1 आएगा, tan इनवर्स 1 यानी π/4 आएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ -π/4 आएगा। ठीक, तो -π/4 माइनस प्लस π/4 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो यानी 200 इंटू π/2 आएगा। तो π/2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या आएगा, 100π आ जाएगा, 100π आ रहा है। ठीक है, 100π मतलब आप क्या बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। तो एक्चुअली 50 रोटेशन हो रहा है, 50 रोटेशन मतलब ऐसे हुआ 50 इंटू 2π लिख सकते हो। तो 2π का मतलब ये होता है कि इसका वैल्यू एंगल जो आएगा वो 0 आ जाएगा, 0 भी आएगा, फिर 360 आएगा, तो 360 तो लिखते नहीं है तो हमारा वैल्यू आएगा 0, यानी आर्गुमेंट z जो आएगा वो क्या आएगा, 0 लिख सकते हो। ठीक है, 2π का मल्टीपल में आएगा तो मतलब 0 आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो z इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू r का वैल्यू है 1, तो r यहाँ पे r की जगह 1 हो जाएगा, और cos 0 प्लस i sin 0, आप डायरेक्ट इसको भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, वो रखोगे तो वही आएगा, 2π का वैल्यू 0 ही आएगा। तो मतलब ये हुआ कि 1 इंटू cos 0 का वैल्यू नहीं लिखेंगे, ऐसे ही रहने दो, cos 0 प्लस i sin 0। पोलर फॉर्म में ये हमारा हो गया है। यूलर्स फॉर्म में लिखोगे तो 1 इंटू ई के पावर i इंटू 0 हो जाएगा, i इंटू 0, ये हमारा आ जाएगा पोलर फॉर्म यूलर्स फॉर्म में। नेक्स्ट आते हैं, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज़ पहले आप एक नोट करके आप लिख सकते हो। क्या चीज़ कि अगर कभी भी जैसे यूलर्स फॉर्म का अगर हम लोग यूज़ करें, ठीक है, पहले प्रॉपर्टीज़ आप लिख लो फिर बता रहा हूँ कैसे आता है। cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 लिखा हुआ है, फिर cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 लिखा हुआ है, फिर ऐसे cos थीटा 3 प्लस i sin थीटा 3 लिखा हुआ है, एंड सो ऑन cos थीटा n प्लस i sin थीटा n लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि सारे टर्म्स ऐड हो जाएंगे, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन थीटा n टर्म्स ऐड हो जाएंगे, प्लस i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन थीटा n तक सारे जो एंगल आएंगे वो सब ऐड हो जाएंगे। अब ऐड हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे हुआ, मैं आपको इसको बता रहा हूँ। ये आप क्या लिख सकते हो, ई के पावर आई थीटा 1 लिख सकते हो, मतलब पहला टर्म से प्रूफ या कैसे आता है ये उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर यूलर्स फॉर्म में आप लिखोगे तो ये क्या आएगा, ई के पावर आई थीटा 1, दूसरा टर्म से क्या लिखा हुआ है, ई के पावर आई थीटा 2 लिख सकते हो, ऐसे ही ई के पावर आई थीटा 3 लिख सकते हो, ऐसे ही मानो सब मल्टीप्लाई में। ठीक है, कहाँ तक, ई के पावर आई थीटा एन तक मल्टीप्लाई है। ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ई के पावर आई और सभी टर्म्स ऐड हो जाएंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन थीटा n तक ऐड हो जाएंगे। तो अब इसको इसी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n टर्म तक प्लस i sin थीटा 1 थीटा 2 थीटा n तक। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारा टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से सबसे बेटर रहता है इसको फाइंड आउट करना। अब आते हैं एक क्वेश्चन, मैं इसी से रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे आएगा। जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos π/2 प्लस i sin π/2 लिखा हुआ है, i sin π/2। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है cos π/2 का स्क्वायर प्लस i sin π/2 का स्क्वायर,
फिर तीसरा टर्म्स लिखा हुआ है cos पाई बाई 2 का क्यूब प्लस आई साइन पाई बाई 2 का क्यूब, ठीक है, और ऐसे ही इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं तो एंगल क्या हो जाता है, ये एवं जो प्रॉपर्टी बताया उसका यूज़ करके आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, किसको, ये सारे एंगल ऐड हो जाएंगे। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 का क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक, प्लस आई साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका ये जो आपका वैल्यू दिख रहा है, जिस मान मैंने इसको अलग से ले लिया, ये जो वैल्यू लिखा हुआ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 का क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक, मैंने क्या किया, यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब ये इनफाइनाइट सीरीज दिख रहा है जिसमें ए का वैल्यू 1 से छोटा है, तो इनफाइनाइट सीरीज में जीपी बन रहा है। तो इनफाइनाइट सीरीज में सम का फार्मूला होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर होता है, बस उसी को अप्लाई कर देते हैं। तो पाई इंटू क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1/2, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो भी 1 माइनस 1/r यानी 1/2 ही है। तो ऊपर और नीचे से आपको दिख रहा है ये जो वैल्यू आएगा 1/2 और नीचे भी 1 माइनस 1/2 ही आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई आ जा रहा है, ठीक है। मतलब ये 1 आ जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाई आ जाएगा। तो अब इस केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पूरे का वैल्यू पाई हो जाएगा और इस पूरे का वैल्यू पाई हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आएगा cos पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक। और cos पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos पाई का वैल्यू -1 और साइन पाई का वैल्यू 0, यानी आंसर हमारा क्या आएगा -1। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम, और डी मॉर्गन्स थ्योरम के बाद हम लोग देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।